Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करते समय डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नेताओं की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के नेता झूठे, मक्कार और धोखेबाज हैं और वो उनसे अब कभी बात नहीं करेंगे। अब ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि आज रात अमेरिका ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। युद्ध के फिर से शुरू होने के बाद कच्चे तेल के दाम अब फिर से बढ़ने लगे हैं और युद्ध विराम के बाद पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी, लेकिन अब पूरी दुनिया एक बार फिर से बेचैन होने लगी है कि अगर ये युद्ध दोबारा से शुरू हुआ तो फिर दोबारा से तेल के दाम बढ़ जाएंगे और दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आज कैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री मोदी को 1000 वर्ष पुराना एक शिव मंदिर दिखाने के लिए ले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खास तौर पर भगवा रंग का कुर्ता पहना था और उनके पहुंचते ही ये मंदिर ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंजने लगा। आज हम प्रधानमंत्री मोदी की इस मंदिर और हिंदुत्व वाली डिप्लोमेसी को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। और आखिर में हम आपको राज्यों में बीजेपी और विपक्षी दलों की सरकारों के बीच का सबसे बड़ा अंतर समझाएंगे। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह रेप के एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। अब पश्चिम बंगाल की पुलिस भी यूपी पुलिस की तरह बुलडोजर और एनकाउंटर वाला न्याय करने लगी है। एक बहुत बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में आया है। लेकिन आज की और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और पिछले 24 घंटे में अमेरिकी सेना ने ईरान पर अब तक 80 हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का समझौता अब खत्म हो चुका है। इसका ऐलान आपको याद होगा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने कहा था, अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के नेता झूठे, मक्कार और धोखेबाज हैं और अब वो ईरान के नेताओं से कभी बात नहीं करना चाहते। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ था और ये समझौता सिर्फ 21 दिनों में ही टूट गया। इसके साथ ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के बीच ही अमेरिका और ईरान का यह युद्ध दोबारा शुरू हो चुका है। तो आप देखिए, एक तरफ खामेनेई की शव यात्रा निकल रही है, अंतिम यात्रा निकल रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच यह युद्ध फिर से शुरू हो गया है। Voz. Voz. Bola, Márcio. Yola, Márcio.
आज ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन से 85 हमले किए हैं। ईरान ने बहरीन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह और एक एयरबेस सहित अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में भी अमेरिका के एक एयरबेस पर हमला किया है और कुवैत के मुताबिक उस पर 2 मिसाइल और 13 ड्रोन से हमले किए गए। ईरान ने इस इलाके के दूसरे देशों को भी अब चेतावनी दी है कि वो अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान पर नए हमले करने के लिए न करने दें। और मिडिल ईस्ट में जो बाकी के जो देश हैं, ये उन सब को ईरान की चेतावनी है। ईरान ने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया है। इस ड्रोन की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका के पास लगभग 165 इसी प्रकार के MQ-9 रीपर ड्रोन्स थे और अब तक इसका लगभग 20% यानी 24 से लेकर 30 ड्रोन्स इस युद्ध में नष्ट हो चुके हैं। यानी इस युद्ध में ही अमेरिकी सेना के लगभग 9,500 करोड़ रुपए के सिर्फ रीपर ड्रोन्स ही नष्ट हो चुके हैं। अब आप अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान के आज के हमलों की ये तस्वीरें देखिए। तो अमेरिका ने जो लगभग 80 हमले किए हैं, उसके जरिए अमेरिका की कोशिश थी कि वो ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। इसलिए 7 जुलाई को उसने ईरान के 80 सैन्य ठिकानों पर ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक की। अमेरिका की सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल सेंटर्स, रेडार्स, मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन बेसिस पर हमले किए और लगभग 60 हाई स्पीड बोट्स को भी अमेरिका ने नष्ट कर दिया। अमेरिका के मुताबिक यह हमला ईरान पर 10 दिन पहले किए गए हमलों के मुकाबले 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था। अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर भी ज़बरदस्त हमले किए हैं और खर्ग आइलैंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है और यहीं से ईरान अपना लगभग 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है। यानी ये ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हॉर्मुज के पास मौजूद ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है केश्म आइलैंड और यहां तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं इसी जगह और अमेरिका ने यहां पर भी हमला किया है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास शहर पर भी हमला किया और यहीं पर ईरान की नौसेना का एक बहुत बड़ा बेस है और ये ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट भी है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया है। अमेरिका ने ये हमले इसलिए किए क्योंकि एक दिन पहले ही ईरान ने हॉर्मुज में 3 समुद्री जहाज़ों पर हमला किया था और इसीलिए अमेरिका का कहना है कि युद्ध विराम को पहले ईरान ने तोड़ा और अमेरिका ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि युद्ध विराम ईरान के साथ अब खत्म हो चुका है और ईरान के नेता झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं और अब वो इन लोगों से और बातचीत नहीं करना चाहते क्योंकि इनसे बात करना समय की बर्बादी है। They're liars, they're cheats, they're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns, and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it
As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. तो डोनाल्ड ट्रंप अब निराश हो चुके हैं और अब उनके पास कोई और चारा नहीं है इस युद्ध को जारी रखने के अलावा। ईरान की सेना ने अब से थोड़ी देर पहले चेतावनी दी है कि वो आगे भी अमेरिका को ऐसे ही करारा जवाब देती रहेगी। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज में अमेरिका का किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज ईरान की संसद के स्पीकर ने भी कहा कि अमेरिका ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है और ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। इस युद्ध के बीच ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा आज इराक के नजफ शहर पहुंच गई, जहां 20 लाख लोगों ने इस जुलूस में शामिल होकर खामनेई को श्रद्धांजलि दी और नजफ में खामनेई के ताबूत को लोग अपने हाथों से उठाकर इमाम अली की दरगाह तक लेकर गए। असल में इमाम अली को शिया मुसलमान अपना पहला इमाम यानी आध्यात्मिक और धार्मिक नेता मानते हैं। पहला इमाम उन्हीं को माना जाता है और इसीलिए नजफ शिया मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। इराक के मुताबिक नजफ के बाद करबला शहर में लगभग 40 लाख लोग इस जुलूस में शामिल होंगे और खामनेई को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। खामनेई के लिए इतनी बड़ी भीड़ का मतलब यह है कि इराक में भी ईरान का प्रभाव अब तक बहुत मजबूत है। खामनेई की जो लोकप्रियता है वो इराक में भी उतनी ही है जितनी ईरान में है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अमेरिका ने इस जुलूस पर अभी तक कोई हमला नहीं किया। तो एक ख़ास बात यह है कि अमेरिका चाहता तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लाखों लोग मौजूद हैं, वो यहाँ हमला कर सकता था, लेकिन उसने इस जुलूस पर कोई हमला नहीं किया। अमेरिका हमले तो कर रहा है लेकिन सैन्य ठिकानों पर कर रहा है और दूसरी जगहों पर कर रहा है। तो ये भी देखिए बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर अलग अलग जगह हमले कर रहा है, अभी तक 80 हमले कर चुका है, और दूसरी तरफ अली खामनेई की जो अंतिम यात्रा है ये भी अपने पूरे जोर के साथ, पूरे उफान के साथ चल रही है। तो एक तरफ हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ खामनेई की ये अंतिम यात्रा भी साथ साथ चल रही है। يصلون على النبي إنا نحن نحيي الموتى والذي خلق الأزواج كلها مما ولا الليل سابق। तो आज आप ईरान की ये दो तस्वीरें देखिए और इन दो तस्वीरों में आपको क्या दिखेगा। एक तरफ युद्ध की तबाही है, एक तरफ ईरान पर
अमेरिका के हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले, एक के बाद एक 80 हमले 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने कर दिए। और दूसरी तरफ ईरान में शहादत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो एक तरफ शहादत को श्रद्धांजलि है और दूसरी तरफ युद्ध की तबाही है, और ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। इराक के बाद यह अंतिम यात्रा एक बार फिर से ईरान लौटेगी और 9 जुलाई को ईरान में ही अली खामनेई के पैतृक शहर मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। यानी उनकी ये जो अंतिम यात्रा है ये उनके शहर में जाकर समाप्त हो जाएगी। इस युद्ध में एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर युद्ध विराम चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह युद्ध रुक जाए, क्योंकि यह युद्ध उन्हें भारी पड़ रहा है, उन्हें बड़ा महंगा पड़ रहा है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह युद्ध इतना आगे तक खिंच जाएगा और इस युद्ध से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये युद्ध के दौरान उनका जो कैलकुलेशन था, उनके सलाहकारों ने जो सलाहें दी, सब कुछ गलत निकला। और अब डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे कैसे भी निकलें। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ईरान भी यही चाहता है? अमेरिका तो अब चाहता है कि यह युद्ध रुक जाए, लेकिन क्या ईरान भी चाहता है कि यह युद्ध रुक जाए? आज एक नई थ्योरी मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान को युद्ध विराम की बजाय अब इस युद्ध में अपना ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका तो चाहता है कि यह युद्ध रुक जाए, लेकिन ईरान चाहता है कि यह युद्ध लगातार चलता रहे, क्योंकि इस युद्ध के लंबा खिंचने में ईरान की जीत है और अमेरिका की हार है। पिछले 4 दिनों से ईरान और इराक की सड़कों पर लाखों लोगों की ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए आई है। इस भीड़ का एक बहुत बड़ा मतलब है। यही भीड़ इस युद्ध का ईरान की सत्ता चलाने वाले लोगों को सबसे बड़ा फायदा है। देखिए, ये जो भीड़ है, ये युद्ध का सबसे बड़ा फायदा यही है। जो ईरान की सरकार और वहां की सेना को इस युद्ध के बाद मिला है, ये सहानुभूति, ईरान के लोगों की ये एकता, ईरान के लोग कैसे लाल झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए, ये फायदा मिला है ईरान को इस युद्ध का। अमेरिका के हमले से पहले ईरान की जनता वहां की सत्ता का विरोध कर रही थी, अली खामनेई को हटाना चाहती थी। जिस अली खामनेई के लिए आज आंसू बहा रही है वहां की जनता, जिसके लिए लाखों लोग आज बाहर निकल कर आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उसी अली खामनेई को सत्ता से हटाना चाहते थे, उसे अत्याचारी बता रहे थे। और नौबत ऐसी आ गई थी कि ईरान की सत्ता कभी भी बदल सकती है, इन लोगों की सत्ता कभी भी जा सकती है। लेकिन इस युद्ध के जरिए अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दिया। इस युद्ध ने ईरान की जनता को इस सत्ता के पक्ष में, अपनी सेना के पक्ष में एकजुट कर दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ईरान की मौजूदा सेना यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को मिल रहा है। IRGC को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि जब भी किसी देश में कोई युद्ध होता है तब वहां की सेना को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि ऐसे समय में सेना का प्रभाव, सेना की ताकतें, सेना की शक्तियां बढ़ जाती हैं। और इस समय ईरान की सेना ही वहां के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ईरान की सेना का जो कंट्रोल है ईरान पर, ईरान की सत्ता पर, वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। और आज ईरान की पूरी सत्ता को IRGC यानी वहां की जो सेना है वो चला रही है। खास बात यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई भी ईरान की सत्ता से कहीं दूर बैठे हैं। किसी ने उन्हें देखा नहीं, कोई नहीं जानता कि वो किस स्थिति में हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और इसीलिए वो सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दे सकते, किसी के सामने आ नहीं सकते। इसका मतलब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो इस समय बहुत कमज़ोर स्थिति में है। और ऐसे में ईरान की सेना अपने प्रभाव का पूरा फायदा उठाना चाहती है। जब सुप्रीम लीडर इतना कमजोर हो, सुप्रीम लीडर युद्ध के मैदान से कहीं दूर बैठा हो, तो ऐसे में सारा कंट्रोल सेना के पास आ जाता है। और सेना क्यों चाहेगी कि यह युद्ध रुके? खामनेई की इस अंतिम यात्रा में हर तरफ आपको लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये लाल झंडे क्या कहते हैं? शिया परंपरा में लाल झंडा जो होता है वो शहादत और बदले का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब है कि ईरान की जो जनता बाहर निकल रही है लाल झंडे लेकर, वो बदला लेना चाहती है।
अली खामनेई की जो शहादत हुई है वो चाहती है कि ईरान की सेना उसका बदला ले। ये एक माहौल ईरान में इस समय बन चुका है पूरे देश में, और ये माहौल, बदले का ये जो माहौल है, ये वहां की सेना को पूरा फायदा देता है। अब ईरान की सेना को ऐसा लग रहा होगा कि ईरान की जनता भी इस युद्ध के पक्ष में है और ईरान की जनता भी अब बदला लेना चाहती है। इसीलिए ईरान बातचीत की बजाय अमेरिका के हमलों का करारा जवाब दे रहा है। अमेरिका को कई बार वो ऐसा लगता है कि आमंत्रित कर रहा है कि आप हमला कीजिए, और इसीलिए ईरान अमेरिका के सामने झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपने देखा होगा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी बीच में मध्यस्थ को लेकर आते हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से समझौता हो जाए, युद्ध रुके और मेरा पीछा छूटे। लेकिन ईरान आता है, ईरान के नेता समझौते की बात भी करते हैं, साइन करके भी डॉक्यूमेंट को चले जाते हैं, और फिर अगले ही दिन कुछ ऐसा कर देते हैं कि अमेरिका को यह युद्ध दोबारा शुरू करना पड़े। इसलिए कई बार ऐसा शक होता है कि शायद ईरान ऐसा चाहता ही नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जब तक अली खामनेई जैसे शक्तिशाली सुप्रीम लीडर ईरान में थे तो वो सबको कंट्रोल में रखते थे, सबको साथ में लेकर चलते थे, तब वहां की सेना का पूरा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली नेता बैठा था। अब उस शक्तिशाली नेता की जो छत्र छाया है वो हट चुकी है। अब ईरान की सेना के मुंह में ऐसा लगता है कि खून लग गया है, और हो सकता है कि ईरान अब बदला लेना चाहेगा, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया है कि ईरान की जनता भी बदला लेना चाहती है। ईरान में एक सेंटिमेंट ऐसा आ गया है कि जनता भी एक अपनी सेना को कह रही है कि अब आगे बढ़ो और बदला लो, और सेना भी अब हो सकता है कि यही कर रही हो। एक बड़ी मशहूर कहावत है, चिराग तले अंधेरा, और आज ये कहावत डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। डोनाल्ड ट्रंप के दो सबसे पसंदीदा शब्द हैं, सीज फायर और डील। वो बार बार सीज फायर का इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द बोलते हैं, और डील शब्द का इस्तेमाल भी वो बहुत करते हैं। वो कहते हैं मैं दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर हूं। ट्रंप अक्सर ये दावा करते हैं कि वो अब तक पूरी दुनिया में कम से कम 8 युद्ध रुकवा चुके हैं, शांति के सबसे बड़े मसीहा हैं, और वो दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर भी हैं। उन्हें डील करनी आती है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि इतने युद्ध रुकवाने के लिए उन्हें अब तक नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। लेकिन विडंबना देखिए कि इस बार ट्रंप खुद अमेरिका का युद्ध रुकवाने में ही नाकाम साबित हो रहे हैं। जो व्यक्ति पूरी दुनिया में ये कहता है कि मैंने कितने देशों के युद्ध रुकवा दिए, जो ये दावा करता था कि उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी रुकवा दिया, आज वो व्यक्ति अपना खुद का युद्ध रुकवाने में सक्षम नहीं है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वो अपना दावा करते रहे हैं अभी तक, और आज जब अमेरिका इस युद्ध में अपना इतना लाखों करोड़ रुपया झोंक चुका है, डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी इस युद्ध को खुद नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए दूसरे देशों का युद्ध रुकवाना शायद आसान होगा, लेकिन अपने ही देश का युद्ध रोकना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। Just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. These talks won't resume after we get through the funeral proceedings. What? Does this mean that talks with Iran will not resume? I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life is that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success. Tremendous success. Everything I did, I was successful. तो अब ये युद्ध फिर से शुरू हो गया है, और इसकी वजह से आज कम से कम 4 ऑयल एंड गैस टैंकर्स हॉर्मुज के रास्ते से गुजरने की बजाय वापस लौट गए। मतलब आप ये समझिए कि हॉर्मुज अब फिर से बंद हो रहा है। अमेरिका के हमलों के बाद पिछले 24 घंटे में कच्चे तेल की कीमत लगभग 5% बढ़कर आज $78 प्रति बैरल हो गई है, और पिछले 2 हफ्तों में ये तेल की सबसे ज़्यादा कीमत है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कच्चे तेल की कीमतें बहुत जल्दी $80 प्रति बैरल या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
अपना तेल बेचने की एक विशेष अनुमति दी थी, जिसे अब अमेरिका ने रद्द कर दिया है। और इसी छूट का फायदा उठाकर युद्ध विराम के बाद इन 21 दिनों में ईरान ने लगभग 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया, यानी बेचा दूसरे देशों को, और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 33,000 करोड़ रुपए है। यानी 21 दिनों में ही ईरान ने तेल बेचकर लगभग 33,000 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन अब ये कमाई अब रुक जाएगी कल से ही। अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल और नहीं बेच पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जो उसे विशेष लाइसेंस दिया था, अनुमति दी थी 2 महीने तक तेल बेचने की, वो तो अमेरिका ने वापस कर ही ली है। लेकिन पिछले 39 वर्षों से ईरान के तेल बेचने पर अमेरिका ने और भी बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, और अभी तक सिर्फ चीन जैसे देश ही अमेरिका के इस प्रतिबंध का उल्लंघन करके ईरान से तेल खरीदते आ रहे थे। मतलब अब ईरान चीन जैसे देशों को तो हो सकता है बेच भी दे, लेकिन बाकी किसी को अपना तेल नहीं बेच पाएगा, और चीन तक भी इस तेल को पहुंचाना ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज के ठीक बाहर अमेरिका की नौसेना खड़ी है। वो ईरान के किसी भी टैंकर को वहां से जाने नहीं देगी। आज इस युद्ध के दोबारा शुरू होने की वजह से भारत में सेंसेक्स 1,667 पॉइंट्स नीचे आ गया, और भारत के निवेशकों को एक ही दिन में 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको याद होगा 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में इस युद्ध विराम के समझौते पर दस्तखत किए थे। उस समय भी हमने आपको यही बताया था कि यह महल हमेशा से शांति समझौतों के लिए बड़ा ही अनलकी रहा है। इसलिए जब भी इस महल में कोई समझौता हुआ, आज से पहले भी, तो युद्ध रुकने की बजाय एक और नया और बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। उस समय भी हमने ये आशंका जाहिर की थी कि ये युद्ध विराम ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, और देखिए हमारी डिकोड में की गई ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई, और सिर्फ 21 दिनों के बाद ही ये युद्ध दोबारा से शुरू हो गया। क्योंकि जिस पैलेस में ये हस्ताक्षर किए गए थे उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इससे पहले भी जब भी वहाँ पर कोई पीस डील हुई है, कोई शांति समझौता हुआ है, वो कभी कामयाब नहीं रहा। भारत की दृष्टि से इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान युद्ध में समुद्री जहाज़ों पर हमले पर भारत सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि इस रास्ते से ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। भारत सरकार ने सभी पक्षों से कहा है कि वो बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाएं और किसी भी तरह से शांति स्थापित करें। लेकिन आज आप सबके दिमाग में ये बात ज़रूर होगी, पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी जब ये युद्ध रुका था 17 जून को, और लोगों को लगा था कि अब दुनिया भर में उनकी ज़िंदगी वापस नॉर्मलसी की तरफ आ जाएगी, अब जीवन सामान्य होने लगेगा। धीरे धीरे जो तेल की कमी हो रही है, महंगाई हो रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पूरी दुनिया के लोगों ने ऐसा सोचा था। लेकिन अब पूरी दुनिया में एक बार फिर से वही बेचैनी शुरू हो गई है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब जब ये युद्ध दोबारा से शुरू हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो यह है कि दुनिया में एक बार फिर से अनिश्चितता आ जाएगी। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को लेकर, किसी भी बड़े फैसले को लेकर पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल रहेगा। स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा, स्टॉक मार्केट जो है, चाहे हमारे देश की हो या दूसरे देशों की भी हो, स्टॉक मार्केट क्रैश करेंगी। तीसरी बात, ऑयल जो है, तेल का जो दाम है, वो पूरी दुनिया में एक बार फिर से बढ़ेगा। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं अब फिर से अपने देश के लोगों को कहेंगे कि भाई आप तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, तेल के दाम बढ़ाने भी पड़ सकते हैं और तेल का दाम बढ़ेगा। और तेल का दाम अगर बढ़ा तो फिर से और ज़्यादा महंगाई भी बढ़ सकती है। इसलिए तैयार रहिए और ये प्रार्थना कीजिए कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, वरना ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये लोगों की ज़िंदगी में प्रवेश कर जाएगी, ये अनिश्चितता। और उसके बाद चाहे भारत हो चाहे कोई और देश हो, ये पूरी दुनिया के आम जो जनता है, आम लोग हैं, ये युद्ध उन्हें बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। अब आपको एक और दूसरी खबर आज की बताते हैं। इंडोनेशिया के दौरे के समाप्त होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों के दौरे पर वहां पर गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आज प्रधानमंत्री मोदी का
पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले यही तस्वीर देखिए। आपने नोट किया होगा, ये जो तस्वीरें हैं, मैं दोबारा से इन तस्वीरों को चलाता हूँ। आपने देखा होगा हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता, हमारे देश में ही एक ऐसी लॉबी है जो अक्सर ऐसी तस्वीरों का मजाक उड़ाती है और वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देशों में जाते हैं तो क्यों भारतीय समुदाय के लोग उनका ऐसा स्वागत करने के लिए आते हैं, क्यों वहाँ पर इस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, क्यों वहाँ पर संगीत का आयोजन किया जाता है, ये सब बेकार की नुमाइश है। ऐसा कहकर हमारे अपने ही देश के लोग, हमारे ही सरकार, हमारे ही संस्कृति, हमारे ही लोगों का अपमान करते हैं और इन तस्वीरों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये सबसे ईमानदार तस्वीरें हैं। अब आप ज़रा सोचिए, क्या इन तस्वीरों में आपको वहाँ रहने वाले भारत के जो लोग हैं उनका जोश नज़र नहीं आता? क्या इन तस्वीरों में आपको ये नहीं दिखाई देता कि परदेश में 7 समंदर पार भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो नृत्य हैं, भारत का जो संगीत है, भारत के का जो धरोहर है, उसे शोकेस किया जा रहा है? क्या ये किसी भी भारतीय को बुरा लग सकता है? क्या आपको इन तस्वीरों को देखकर गर्व का एहसास नहीं होता? आज से पहले जब प्रधानमंत्री जाया करते थे भारत के तो कुछ नहीं होता था, लोग वहां पहुंचते भी नहीं थे उनका स्वागत करने के लिए। आज आप जोश देखिए, किसी भी भारतीय को जिसने भारत में जन्म लिया हो, जिसका सरोकार भारत की मिट्टी से हो, उसे ये तस्वीरें बुरी कैसे लग सकती हैं? कैसे वो इनका मजाक उड़ा सकते हैं? भारत के लोगों की खुशी देखिए, उनका जोश देखिए, उनके चेहरे पर भारत को लेकर जो गर्व है वो देखिए। ये आप सब देख पा रहे होंगे, लेकिन हमारे देश के जो विपक्षी लोग हैं, विपक्ष जो दलों के नेता और कुछ और एक लॉबी है, उसे ये सब दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, लेकिन उससे पहले आज वो इंडोनेशिया के प्राचीन मंदिर, जिसे हम प्रम्बानन मंदिर कहते हैं, वहां पर गए और शानदार तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। 1000 वर्ष से ज्यादा पुराना यह मंदिर जावा द्वीप पर योग्याकार्ता शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से आज इस मंदिर को देखने के लिए पहुंचे और इस दौरान हेलीकॉप्टर में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबाओ सुबियांतो भी उनके साथ थे और इस हेलीकॉप्टर को 3 और दूसरे हेलीकॉप्टर्स लगातार एस्कॉर्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान में। तो देखिए कैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस प्राचीन मंदिर, 1000 साल पुराने मंदिर में लेकर गए और आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। पहले ये तस्वीरें देखिए। देखिए इस मंदिर की कितनी शानदार और भव्य तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज खास तौर पर भगवा रंग का कुर्ता पहनकर इस मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीरें भी बड़ी शानदार हैं
और आज क्योंकि इस प्राचीन मंदिर में जाना था तो प्रधानमंत्री मोदी ने शायद कुछ सोचकर ही ये भगवा कुर्ता पहना होगा। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन ऐसे देश के एक इतने प्राचीन मंदिर में आज घंटियों की आवाज़ और चारों तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही थी। ओम नमः शिवाय गूंज रहा था यहाँ, और आज आपको ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए और ये इस दुनिया में रहने वाले हर हिंदू को गर्व से भर देगी ये तस्वीर। तो ज़रा एक बार बैठकर दोबारा से सोचिए, इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ पर 1000 वर्ष पुराना प्राचीन हिंदू मंदिर, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी भगवा कुर्ता पहनकर पूजा पाठ कर रहे हैं और चारों तरफ ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंज रहा है। यहाँ नहीं, इंडोनेशिया के एक मंदिर में 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ सबसे ऊंचा मंदिर भगवान शिव का है और इसीलिए इसे शिव मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है क्योंकि ये 1000 वर्ष पुराना है। मूल रूप से इस मंदिर परिसर में कुल 240 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन इस दौरान बहुत सारे भूकंप आए और दूसरे कारणों की वजह से बहुत सारे मंदिर नष्ट हो गए, बहुत सारे मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसका अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर इन मंदिरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इंडोनेशिया में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहा है। यहाँ के मंदिरों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1000 साल पुराने होने के बावजूद आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए इन मंदिरों की वास्तुकला को देखिए, 1000 साल पहले क्या मंदिर बनाया, वास्तुकला देखिए, आर्किटेक्चर देखिए और इनकी मजबूती देखिए कि आज 1000 साल के बाद भी उतनी ही मजबूती से सर्दी, गर्मी, बरसात में ये खड़े हुए हैं। जबकि आजकल अगर आप देखें तो आजकल के मकान एक बारिश में ढह जाते हैं। आजकल की बिल्डिंग्स एक बारिश को सह नहीं पाती, एक छोटे से भूकंप को सह नहीं पाती। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद इंडोनेशिया के लोगों ने इन मंदिरों को नष्ट नहीं किया, इन्हें तोड़ा नहीं। यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर रामायण की कहानियों का चित्रण किया गया है। इस मंदिर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें किसी न किसी रूप में हमेशा ही भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद यहां पर फिर से आने का वादा भी किया। अगर मैं लासा में
कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेम्पल में आता हूं। मैं देख रहा था एक ही गूंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे। मेरा पूरा विश्वास है। ये मेरा सद्भाग्य है। कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। तो अगर आप शिव भक्त हैं तो आप भी 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराने इस प्राचीन मंदिर को दूर से आप दर्शन कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप वहाँ जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप इस समय जहाँ भी हैं, अपने घर में हैं या अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर हमारा ये शो देख रहे हैं, आप भी चाहें शिव भक्त होने के नाते तो आप नमन कर लीजिए, इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए और आप भी चाहें तो आशीर्वाद ले सकते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत करने के लिए सिर्फ व्यापार, रक्षा और पैसे के निवेश का ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपनी पुरानी हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत को भी कूटनीति का बड़ा हिस्सा भारत बनाता है। जैसे भारत ने कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, वहाँ के ताप्रोहम मंदिर का भी संरक्षण किया। और ये वही मंदिर है जहाँ हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली की फिल्म टूम्ब रेडर की शूटिंग हुई थी। ये वही मंदिर है। श्रीलंका के एक मंदिर के पुनर्निर्माण में भी भारत ने वर्ष 2015 में लगभग 10 करोड़ रुपए की मदद दी थी। और वियतनाम के माई सन सेंचुरी में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर का वर्ष 2022 में भारत ने पुनर्निर्माण किया। इसी प्रकार से भारत ने म्यांमार, बांग्लादेश, लाओस और नेपाल में भी कई सारे मंदिरों को दोबारा से बनवाया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ये कल्चरल डिप्लोमेसी, ये टेम्पल डिप्लोमेसी बहुत तेजी से बढ़ी है, जहां भारत दूसरे देशों के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी शेयर करता है और उस बॉन्ड को, उस रिश्ते को और मजबूत करता है संस्कृति के रिश्ते के जरिए। अब एक और खास बात, आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचे थे, तब भी वहां के राष्ट्रपति उन्हें खुद एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। यानी स्वागत से लेकर विदाई तक हर मौके पर इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान नजर आया। और आज भी वहां के राष्ट्रपति खुद उन्हें एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए आए। अब ये तस्वीरें देखिए।
और जो सम्मान जमीन पर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, वही सम्मान इंडोनेशिया के आसमान में भी दिखाई दिया। आज इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी के विशेष विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, उससे पहले ही इंडोनेशिया की वायुसेना के फाइटर जेट्स ने भी साथ साथ टेक ऑफ किया और इंडोनेशिया के 5 फाइटर जेट्स ने अपनी हवाई सीमा में प्रधानमंत्री मोदी के विशेष विमान को एक बार फिर से एस्कॉर्ट किया। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं और फिर इसके बाद वो न्यूजीलैंड जाएंगे। पहली नज़र में प्रधानमंत्री मोदी की ये 3 देशों की यात्रा एक सामान्य सी विदेश यात्रा नज़र आती है, लेकिन अगर मानचित्र पर इन तीनों देशों को आप एक साथ देखेंगे तो आपको एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाई देगी। भारत से इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड, ये पूरा मार्ग हिंद महासागर से लेकर दक्षिण प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इन तीनों देशों की लंबी समुद्री सीमाएं हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ 3 देशों का नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कूटनीति है। एक तरह से भारत अब हिंद महासागर तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि प्रशांत महासागर में भी अपनी दोस्ती, व्यापार और सुरक्षा की साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। इसीलिए 40 साल बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की यात्रा पर भी जा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में आज़ादी से लेकर वर्ष 2014 तक, यानी 67 वर्षों तक अलग अलग सरकारों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत की हिंदू संस्कृति को हमेशा दबा कर रखा। भारत के हिंदुओं में यह डर बैठा कर रखा कि सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम सनातन धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म के लिए नारे लगाना हिंदुओं को सांप्रदायिक बना देगा। इसलिए इस दौरान जो भी प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री रहे, बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े सरकारी अफसर रहे, वो हमेशा अपनी हिंदू पहचान को लेकर बैकफुट पर रहे। सार्वजनिक तौर पर ये लोग कभी अपनी हिंदू पहचान को दिखाते नहीं थे। उन्हें हमेशा यह डर था कि अगर उन्होंने अपनी इस हिंदू पहचान को सबके सामने प्रदर्शित किया तो उन्हें सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाएगा। एक झूठे सेकुलरिज्म के नाम पर देश के तमाम प्रधानमंत्री मस्जिद तो जाते रहे, गुरुद्वारा जाते रहे, चर्च जाते रहे, लेकिन मंदिर जाने से बचते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संस्कृति और हिंदुत्व की पहचान को अपनी अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी का भगवा कुर्ता पहनकर इंडोनेशिया में एक शिव मंदिर जाना, वहां ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना और वहां पर पूजा करना, यह दिखाता है कि भारत अब अपनी हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व की पहचान को लेकर बैकफुट पर नहीं है, बल्कि भारत पूरी दुनिया को अपनी ये भगवा पहचान दिखाना चाहता है और भारत को इस पर गर्व है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार उत्तर प्रदेश की ही तरह अब अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। विकसित भारत का विकसित भारत। सिर्फ सपना क्यों देखें जब सपनों की कार आज ही आपके घर आ सकती है। पीएनबी कार लोन के साथ पाइए आकर्षक ब्याज दरें, सिर्फ 7.55% से शुरू। EMI शुरू सिर्फ 1190 रुपए प्रति लाख से। Punjab National Bank, the name you can bank upon. जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर, जेके टायर।
CIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते हैं। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। 100% शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब जल्दी से आपको ये बताते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की ही तरह अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, खासतौर पर ऐसे अपराधी जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 12 साल की एक बच्ची के रेप और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल का एनकाउंटर कर दिया। प्रभास मंडल पर आरोप था कि इसने 4 जुलाई को एक बच्ची के साथ पहले रेप किया, बाद में उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को एक तालाब में फेंक दिया। प्रभास एक मजदूर था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और इस बच्ची को अकेला देखकर वो अपने साथ बहला कर ले गया। एक मासूम के साथ इस तरह की बर्बरता के बाद पश्चिम बंगाल की जनता बहुत नाराज थी और इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। आम लोगों की मांग थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और आज वहां की पुलिस इस आरोपी के साथ घटनास्थल पर पूरी घटना को रिक्रिएशन के लिए ले गई। वो रिक्रिएट करना चाहते थे और पुलिस का कहना है कि इसी दौरान इस आरोपी ने एक पुलिस वाले की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की और भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार डाला। इस केस में पुलिस ने 4 दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और अब इस आरोपी की मां भी अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर रही है। मां कहती है कि उनके बेटे ने गलत काम किया है और उसकी सजा उसके बेटे को मिल गई। अब इस मामले पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का डबल स्टैंडर्ड देखिए। पहले ममता बनर्जी ने 6 जुलाई को एक कैंडल मार्च निकाला और कहा कि इस मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आज जब सजा मिल गई, आरोपी का एनकाउंटर ही हो गया, तो ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए ये भी क्या डबल स्टैंडर्ड है। वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 34,360 केस दर्ज हुए थे, जिसमें लगभग 1100 मामले रेप के थे। 2014 से लेकर 2024 तक पश्चिम बंगाल में हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के औसतन 30,000 मामले दर्ज हुए। ये तो दर्ज हुए हैं, मामले कहीं ज़्यादा होंगे। 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, जिस पर देश भर में डॉक्टरों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। ये ममता बनर्जी का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस समय भारत के 17 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, 8 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, लेकिन आप बीजेपी द्वारा शासित इन सभी राज्यों में प्रशासन की एक अलग छाप देखेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ नए विकल्पों का प्रयोग किया। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग किया, जहां जरूरत पड़ी वहां एनकाउंटर किए। योगी आदित्यनाथ की खास बात यह है कि अपराध के मामले में सरकार तुरंत एक्शन लेती है, जिससे महिलाओं में सुरक्षा की एक नई भावना पैदा होती है और अब धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें लगातार वहां रहने वाली महिलाओं का दिल ऐसे ही जीत रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी लोगों को ये अंतर अब साफ दिखाई देता है, जबकि वो राज्य जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां की सरकारें आज भी धर्म और जाति देखकर इंसाफ करती हैं। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर,
सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है, पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले? ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और? नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। विकसित भारत का विकसित भारत। और आपसे अलविदा लेने से पहले आपको बता दें कि आज के एपिसोड के जो व्यूज़ हैं वो हैं 6.6 मिलियन, और इसका मतलब है कि 66 लाख व्यूज़ आज हमारे इस एपिसोड को अभी तक मिल चुके हैं। इसके लिए आप सबका मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने ये भरोसा अपना कायम रखा है, ये प्यार आपने इस शो को दिया है, और आज तो बहुत ही अच्छी व्यूअरशिप आपने हमें दी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आने वाला कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज बनकर ही आता है। इसलिए आने वाले कल में आप जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। नमस्कार।